हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है क्लास 10 चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर 2 है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यही चैप्टर को आज हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको मतलब क्या क्या जानने को मिलेगा, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हम लोग का इकोनॉमी में, और एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स कैसा है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है, वही सब चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो आप जो है द सोशल क्लास डॉट इन नाम का वेबसाइट है, इस पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर टाइप का स्टडी मटेरियल जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का जो चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, सेक्टोरल क्लासिफिकेशन। तो सेक्टोरल क्लासिफिकेशन मतलब कि अलग अलग सेक्टर में हम जो है एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड बाय, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी या तो प्राइमरी सेक्टर का होगा, या सेकेंडरी का होगा, या टर्सरी का होगा। ठीक है, ये एक वे है क्लासिफाई करने का। उसके बाद हम लोग का एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब कि जो इंसान है, जो भी कोई आदमी है, वो किस सेक्टर में काम कर रहा है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इस तरह से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एट द एंड हम लोग के पास एक और तरीका है, वो है ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे। ठीक है, जो ओनरशिप के बेस पे है वो होगा हम लोग का पब्लिक और प्राइवेट, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे भी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो सबका होता है। ठीक है, तो इस तरह से ओनरशिप के बेस पे हम लोग पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेक्टोरल क्लासिफिकेशन। तो अब डिटेल में जानते हैं इनको। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तो ये जो है हम लोग का क्या है, नेचर ऑफ एक्टिविटी है। ठीक है, इस नेचर ऑफ एक्टिविटी में प्राइमरी सेक्टर जो है उसका क्या क्या एक्टिविटी आएगा आपका, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब जो डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, आपका नेचुरल रिसोर्सेस का डायरेक्ट यूज किया जाता है और उसका यूज करके इनकम जनरेट किया जाता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, फिशिंग मतलब मछली पालन हो गया, माइनिंग मतलब माइन से आपका जो मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करना, ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेस है, इसका यूज करके लोग इनकम जनरेट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है, मतलब इसमें नेचुरल प्रोडक्ट जैसे हो गया, आपका एग्रीकल्चर से कॉटन आया है, उस कॉटन को क्लॉथ में चेंज करेगा, शुगर केन आया है, शुगर केन को शुगर में चेंज करेगा। तो ये कौन करता है, ये सेकेंडरी सेक्टर करता है। ठीक है, इसमें लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग करते हैं, जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट्स होता है उनका, और इनको एक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। टर्सरी क्या होता है, आपका सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रेड, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी सर्विसेज, ये सब जो है टर्सरी एक्टिविटी में आ जाता है। तो जो भी सर्विसेज है वो आपका टर्सरी एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में इन्वॉल्व नहीं है। और उसके बाद देखा जाए तो ये तीनों सेक्टर जो है ना वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि एक के बिना एक सेक्टर नहीं चल सकता है। ठीक है, विदाउट प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर ये दोनों सेक्टर नहीं चलेगा, और विदाउट सेकेंडरी सेक्टर ये दोनों सेक्टर नहीं चलेगा। तो इस तरह से मतलब इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक फार्मर है, उसने क्या किया कि रिफ्यूज कर दिया शुगर केन सेल करना मिल को। तो मिल जो है वो शुगर केन उसको मिलेगा ही नहीं, तो शुगर कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो मिल जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी पे डिपेंडेंट है। और इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, जो प्राइमरी सेक्टर है वो टर्सरी पे कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग मिस्टेक है, जो प्राइमरी और टर्सरी पे कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए जो ट्रांसपोर्टर्स है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स का, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, तो अर्बन एरिया में क्या हो जाएगा, फूड शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, फूड शॉर्टेज वगैरह, मतलब कि सामान ही नहीं पहुंचेगा तो कैसे रहेगा उधर सामान। तो इससे क्या होगा, जो रूरल एरिया से प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो फार्मर्स वगैरह है, वो लोग भी कुछ नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से मतलब अर्बन एरियाज में जा ही नहीं रहा है, तो ये लोग रूरल एरिया में ही बस नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कैसे फार्मर जो है वो ट्रांसपोर्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से बोला जाए तो आपका जो प्राइमरी सेक्टर जो है वो भी आपका टर्सरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। मतलब ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो सेक्टोरल आउटपुट है, ठीक है, उसको कैसे मेजर करते हैं। तो हम लोग को मेजर करने के लिए जो दो तरीका है, जैसे कि पहला है जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
जीडीपी क्या है कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईयर। जीडीपी जो होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको जो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है उसी का वैल्यू होता है, ठीक है। तो जीडीपी जो होता है इसमें आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तीनों आ जाता है। पर जीवीए जो है ग्रोस वैल्यू एडेड, ये क्या होता है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर का जीवीए अलग होगा, सेकेंडरी का जीवीए अलग होगा और टर्सरी का जीवीए अलग होगा। मतलब कि आप इस तरह से एज्यूम कीजिए कि एक सेक्टर का जो जीडीपी है उसको हम लोग जीवीए कहेंगे, ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडेड। तो तीनों सेक्टर का जो जीवीए है उसको प्लस करने से जीडीपी मिल जाता है हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। और उसके बाद देखा जाए हिस्टोरिकल शिफ्ट कैसे हुआ है। जो डेवलप कंट्री है वो पहले प्राइमरी सेक्टर पे फोकस थे, फिर सेकेंडरी पे, और अभी जो है टर्शियरी सेक्टर का डोमिनेंस मतलब हो चुका है, ठीक है। इंडिया का अगर ट्रेंड देखा जाए तो क्या है, इंडिया में 1977 से 78 या फिर उसको हम लोग कंपेयर करेंगे 2017-18 में, ठीक है। तो पहले हम लोग का जो 1977-78 के टाइम में क्या था, जो ग्रोस वैल्यू एडेड था उसमें टर्शियरी सेक्टर सबसे कम था। और अभी क्या हो गया, टर्सरी सेक्टर जो है स्मॉलेस्ट से अब लार्जेस्ट बन चुका है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का बात किया जाए तो प्राइमरी जो है अभी भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। मतलब ज्यादातर लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, पर जो वैल्यू एडिशन है वो टर्सरी सेक्टर का ज्यादा है। तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग क्यों काम करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में ना आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो मतलब जितना ज्यादा लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मोर वर्कर्स देन रिक्वायर्ड, रिमूविंग सम डज नॉट रिड्यूस आउटपुट। मतलब कि एक खेत है, उस खेत में अगर दो लोग काम करने से भी उतना ही आउटपुट आ रहा है और चार लोग काम करेंगे तो भी उतना ही आउटपुट आएगा। तो अगर हम लोग दो लोगों को रिमूव कर दे तो भी क्या हो जाएगा, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा लोग जो है मतलब एक साथ काम करते हैं, ठीक है। और ये इसके वजह से क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड तो ज्यादा लोग दिखा रहा है लेकिन आउटपुट जो है वो कम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट किस तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर में हम लोग को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। मतलब एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें हम लोग को थोड़ा सा घुस के कुछ डेवलपमेंट वगैरह करना पड़ेगा, जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह लाना पड़ेगा। इरिगेशन अच्छा रहेगा तभी जाके हम लोग का क्रॉप्स वगैरह अच्छा वो हो पाएगा। बाकी क्रेडिट फैसिलिटीज फार्मर को दिया जाए, जैसे जो छोटे फार्मर है उनके पास पैसा ही नहीं होता है कुछ करने के लिए, तो उनको अगर क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगा तो वो लोग क्या है उसका यूज करके अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं, लैंड ले सकते हैं। और बाकी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह डेवलप करना चाहिए। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसको प्रोसेस करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने वाला इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, उसको बनाना चाहिए। उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटीज होना चाहिए और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केट वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलता है, उन सबको डेवलप करना चाहिए ताकि इनको अच्छा प्राइजेस मिल सके और अच्छा सपोर्ट मिल सके। तो इसलिए ये सब जो है जरूरी है, एग्रीकल्चर में अगर हम लोग ये सब डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। और सर्विस और इंडस्ट्री में स्मॉल स्केल और सेमी अर्बन यूनिट्स, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उन लोगों को डेवलप किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है। टूरिज्म को डेवलप किया जाए, टूरिज्म में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाया जाए, तो एजुकेशन जितना बढ़ेगा उतना ही टीचर्स को जॉब मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगा। और उसके बाद हेल्थ केयर को अच्छा किया जाए, हेल्थ केयर को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को डॉक्टर्स का जो जरूरत है वो पड़ेगा। तो ये सब चीज की वजह से क्या होता है कि हम लोग का सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो ग्रो होगा, ठीक है। उसके बाद एक स्कीम है एमजी नरेगा, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि 100 डेज ऑफ रूरल वर्क जो है वो दिया जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा अगर जो गवर्नमेंट है वो जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई इंसान है जिसको मतलब काम करने का इच्छा है और उसको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रहा है तो उसको फिर भी गवर्नमेंट को पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट उसको पैसा देगा। ये एमजी एनरेगा एक्ट जो है उसके अंडर आता है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिए कि कितना दिन का जो रूरल वर्क प्रोवाइड करने का बात किया गया है, 100 डेज का, ठीक है। तो उसका जो हम लोग का दो सेक्टर है उसको जान लेते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का जो डिफरेंस है उस चीज के बारे में। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है आपका और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे का। तो इसमें फीचर्स देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स का बात किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट टर्म में ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, ऑर्गेनाइज जो होता है आपका इसमें क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, रेगुलेटेड आवर्स होता है, मतलब आवर्स बेनिफिट्स, जैसे कि
प्रोविडेंट फंड, लीव, बोनस ये सब मिलता है। मतलब कि कोई मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको लीव मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, साथ में कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ फेस्टिवल है तो उसको बोनस वगैरह मिलेगा। वहीं अगर कोई डेली वेज वर्कर है, ठीक है, जिसको दिहाड़ी मिलता है, तो क्या उसको ये सब मिलता है? नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं है, ठीक है। एंटरप्राइज साइज का बात किया जाए तो ये रजिस्टर्ड होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर आपका रजिस्टर्ड रहेगा और लेबर लॉस वगैरह इंप्लीमेंट करके इसको रेगुलेट किया जाता है। बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसमें बहुत ही छोटा स्केल पे होता है, स्केटर्ड होता है और रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसमें मतलब अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉय जहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वर्कर प्रोटेक्शन का बात किया जाए तो लेबर लॉ जो होता है, लेबर लॉ जो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका ये सब नहीं किया जाता है, ठीक है। या तो बहुत ही कमजोरी तरीके से, मतलब बहुत ही रेयरली लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या तो किया ही नहीं जाता है। तो इससे क्या होता है, जो वर्कर्स होता है उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बेस्ड ऑन ओनरशिप हम लोग देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट ओनरशिप होगा इसमें, जो भी चीजों को गवर्नमेंट ओन करता है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, वो पब्लिक गुड्स में आ जाता है। फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग प्रोवाइड करेंगे और एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि रोड, पावर, इरिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। इसको फंड कहाँ से करता है? टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है, उस टैक्स से इसको फंड किया जाता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का बात किया जाए तो इसमें प्राइवेट ओनरशिप होता है। प्राइवेट ओनरशिप मतलब कि कोई इंडिविजुअल इसको ओन करेगा और ये प्रॉफिट ड्रिवन होता है। इसमें प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव होता है। वहीं गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल्स का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, मेन मोटिव उन लोगों का सोशल वेलफेयर होता है। और प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट ड्रिवन होता है, ठीक है। और इसमें रेगुलेशन इन यूटिलिटीज एंड एसेंशियल गुड्स टू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कुछ रेगुलेशन का जरूरत पड़ता है, जैसे यूटिलिटी गुड हो गया, ठीक है, दाल चावल आटा ये सब, या फिर जो आपका नॉर्मल जो बेसिक नीड्स जो है लोगों का, उसमें मतलब हम लोगों को रेगुलेट करना पड़ता है। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है ताकि जो प्राइजेस है वो अफोर्डेबल रहे, ठीक है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल रहे और जो कंज्यूमर है उसको ज्यादा प्राइस पे ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप देख लीजिए इस चैप्टर का। तो क्लासिफिकेशन एड्स एनालिसिस, मतलब कि आप क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है उस चीज को समझ लीजिए। एक्टिविटी के बेस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे और ओनरशिप के बेस पे, तीन टाइप का क्लासिफिकेशन है। और ग्रोथ पैटर्न अगर देखा जाए तो इंडिया का जो टर्सरी सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा मतलब आउटपुट में आगे है। और एम्प्लॉयमेंट में अभी भी ये आगे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में अभी प्राइमरी सेक्टर है। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। और आपका अपॉर्चुनिटीज जो है रूरल इंडस्ट्रीज वगैरह में अभी भी मतलब बनाने का जरूरत है हम लोगों को। वर्कर प्रोटेक्शन क्या होता है? वर्कर प्रोटेक्शन मतलब कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ठीक है। इसमें रेगुलेशन का जरूरत है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। बाकी जो गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें, रोल ऑफ गवर्नमेंट ये है कि पब्लिक गुड्स जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करे और प्राइवेट सेक्टर को अच्छे से मतलब रेगुलेट करे। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो चीजों को और इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। बाकी आज का जो चैप्टर था इसमें इतना ही था, आपको अच्छे से समझ आया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आपको और भी कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे कि आपको पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का या फिर नोट्स चाहिए, तो आप जो है हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।